नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ी हैं शमीना शफीक जी। आप नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की, साथ ही आप पूर्व मेंबर रह चुकी हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है शमीना जी। नमस्कार, नमस्कार। शमीना जी, सबसे पहले तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार अभी जो डेटा आया है उसमें ये कहा गया है कि 2020 में देश में रोज औसतन 77 रेप हुए हैं और पिछले साल कुल 28,046 मामले दर्ज किए गए हैं। ये तो केवल रिकॉर्डेड डेटा है, लेकिन अगर बात करें तो ये कहा जा रहा है कि 2019 से इस बार जो अपराध के डेटा है वो कम हुए हैं 2020 में महिलाओं से जुड़े अपराध के। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, पहले तो ये कहना गलत होगा कि 19 से 20 में जो है वो आप 20 की बात कर रही हैं या 21 की बात कर रही हैं? जी, 20 की 20 की 2020। बात कर रही हैं। क्योंकि ये जब आप रिकॉर्डेड डेटा की बात करती हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ज्यादातर क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो अनरिपोर्टेड जाते हैं जी और जी। उसके कई कई वजह होती है। सबसे बड़ी वजह ये होती है कि महिलाएं खुद इसको टैबू समझती हैं, समाज टैबू समझता है। ज्यादातर बेटियों से, औरतों से कहा जाता है कि जो हो गया खामोश हो जाओ वरना अपनी बेइज्जती होगी। दूसरा, जो पुलिस एपिथी के केस हैं, जो राष्ट्रीय महिला आयोग ने अभी खुद आंकड़े प्रस्तुत किए थे पिछले हफ्ते, जिसमें उन्होंने खुद बताया था कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसके रिपोर्टिंग में बढ़ोतरी हुई है पिछले साल के मुकाबले। और ये उनका आंकड़ा इसलिए है क्योंकि जहां पुलिस में सुनवाई नहीं होती वो महिलाएं कोशिश करती हैं कि वो बाकी ऐसी संस्थाओं के पास जाएं जहां उनकी सुनवाई हो जाए, और राष्ट्रीय महिला आयोग क्योंकि एक सरकारी सिस्टम है तो वहां पर जाती हैं। तो ये अपने आप में बहुत डराने और चौंकाने वाली बात है जहां पर खुद राष्ट्रीय महिला आयोग ये कह रहा हो कि हमारी जो रिपोर्टिंग है वो प्रॉपर नहीं ली जा रही है, पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती। और राष्ट्रीय महिला आयोग में भी पुलिस एपथी के केसेस ज्यादा होते हैं, मतलब औरतें अगर जाती भी हैं तो दूधकार दी जाती हैं या भगा दी जाती हैं या टाल दी जाती हैं। ये अपने आप में चिंताजनक है, और खास तौर से चिंताजनक इसलिए है क्योंकि निर्भया के बाद, हम 2012 की बात करें, उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी, उसके बाद बहुत सारे मैकेनिज्म्स इन प्लेस लाने की बात हुई थी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में है, उन्होंने कहा था हम बसेस में मार्शल्स लगाएंगे। एक पूरा निर्भया फंड सेटअप हुआ था, उस फंड का यूटिलाइजेशन आज तक नहीं हो रहा है। हम जब नी जर्क रिएक्शन करते हैं कि कोई एक बलात्कार ऐसा हुआ जिसको मीडिया ने ज्यादा उठाया, जी मुझे जी अफसोस बिल्कुल। के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब मीडिया किसी बलात्कार के केस को ज्यादा उठाती है तब जाकर मैकेनिज्म जो है वो नी जर्क रिएक्शन में, मैं हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, पहुंच भी गए वहां पर। कई बार एसएचओ को सस्पेंड कर दिया, बहुत कम होता है हालांकि, मगर कभी कभार ये भी देखने को मिलता है। मगर जब तक आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन को रोकने के लिए जो मैकेनिज्म्स आप तैयार कर रहे हैं उन पे लॉन्ग टर्म तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से काम नहीं करेंगे, तब तक क्राइम अगेंस्ट वुमेन तो बढ़ता रहेगा। क्योंकि जी आप तो इंतजार करते हैं ना कि कोई मीडिया में हाईलाइट हो, फिर हम कुछ एक्शन लेने की बात करें ताकि ये जाए कि नहीं सरकार बहुत चुस्त है या सिस्टम बहुत चुस्त है। तो इसलिए ये डराने और चौंकाने वाली बात है। आप 19, 20 और 21 की बात कर रही है, हम तो 12 से लेकर 21 की अगर बात करें तो मुझे तो कोई बदलाव दिखता नहीं है, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। आप देखिए निरंतर अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जी इसमें जवाबदेही सिस्टम की बनानी पड़ेगी हमें, मुझे ये लगता है। जी शमीना जी, हालांकि जैसे एनसीआरबी के डेटाज आए हैं उसमें कहा गया है 2019 से 2020 में कम हुए हैं, लेकिन हम बिल्कुल जानते हैं कि कुछ रिकॉर्डेड डेटाज है, कुछ अनरिकॉर्डेड डेटाज हैं। और अगर एक भी रेप के केसेस आते हैं और यहाँ तो औसतन 77 मामले कहे जा रहे हैं, तो अगर एक भी केस आता है तो वो हमारे लिए एक सिस्टम फेलियर जरूर है। वहीं ये जो डेटाज आए हैं उसके अनुसार सबसे ज्यादा जो रेप केसेस आए हैं वो राजस्थान से है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का नंबर आता है। इस पर क्या कहेंगी? देखिए, बलात्कार कहीं भी हो और किसी के साथ भी हो वो गलत है, चाहे वो जी राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो। हमें ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि महिलाओं के मुद्दे किसी भी बाउंड्री के ऊपर है। और ये बात मुझे लगता है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको कोई बहुत स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म्स इन प्लेस लेकर आने पड़ेंगे ताकि वो किसी भी राज्य में हो, महिलाओं के ऊपर इस किस्म के बलात्कार या कोई भी अपराध ना हो, ना घटे। जी जी। और इसको किसी भी राज्य से बांध देना या उस तक सीमित कर देना अपने आप में, मुझे लगता है इस पूरे मुद्दे को बहुत कम में आंकना है। क्योंकि 77 औसतन जो आप कह रहे हैं ये एक नंबर मात्र नहीं है, हमें नहीं भूलना चाहिए। महिलाएं और उन महिलाएं या उन बच्चियों के परिवार वाले बलात्कार होने के बाद
किस पीड़ा से गुजरते हैं, किस सामाजिक उत्पीड़न से गुजरते हैं, किस प्रशासनिक उत्पीड़न से गुजरते हैं, हमें इस बात का भी समझना पड़ेगा। क्योंकि जो बलात्कारी होता है उसको कोई भी किसी भी तरह से टाबू नहीं होता, कोई उसको दोष नहीं देता, समाज भी एक्सेप्ट कर लेता है। मगर जिस महिला, जिस बच्ची के साथ हो रहा था, उसके परिवार को कई बार विस्थापित होना पड़ता है, अपना गांव, अपना मोहल्ला छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि वहां पर लोग हिकारत की नजर से देखते हैं। तो मुद्दा ये किसी राज्य विशेष का नहीं है, मुद्दा ये है कि राष्ट्रीय महिला आयोग, जो कि एक संस्था है जिसका काम है ये देखना कि महिलाओं के प्रति अपराध कम हो, या केंद्र सरकार, खासतौर से जो डीजीपी कॉन्फ्रेंस होती है साल में एक बार, और ये बात हम कई बार कह चुके हैं कि वहां पर महिलाओं को लेकर एक कंप्लीट सेशन हो जाना चाहिए, महिलाओं सुरक्षा को लेकर, वो जरूरी है। और उससे और सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि जिस भी प्रदेश में कहीं पर भी महिला के ऊपर अगर अत्याचार हो, तो जो जुमला देने वाली सरकारें हैं, खासतौर से जब कहती हैं बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ, क्योंकि यही, या जो भी मुख्यमंत्री है जिस भी राज्य का है, अगर वो सामने आकर कहें कि ये अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है। तो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम्स को ये देखना पड़ेगा कि ये कहने में वो कितनी देर लगाते हैं कि महिलाओं के साथ अपराध हुआ है, या महिलाओं के साथ जो अपराध हुआ है वो गलत हुआ है। एक्नॉलेजमेंट और ये संदेश देना, कड़ा संदेश देना, खासतौर से पुरुष समाज को और सिस्टम को, कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, बहुत जरूरी है। खासतौर से इस परिप्रेक्ष्य में जहां पर हम देखते हैं कि अभी कानपुर से अगर हम बात करें तो हम देख चुके हैं कि मौजूदा विधायक थे वहां के, उनके ऊपर आरोप था और उनको पूरा सिस्टम बचाने में लग गया था। तो अगर इस किस्म का एक भी सिंबॉलिक केस होता है जहां पर सिस्टम अपराधी को बचाने में लग जाए, तो अपराधियों के हौसले और बुलंद होते हैं, और संदेश फिर उस एक शहर या उस एक राज्य तक सीमित नहीं रहता है, ये पूरे भारतवर्ष में जाता है। तो इसीलिए अपराध किसी भी परिधि में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, और उसको कंडेम करना बहुत जरूरी है। जी, जैसा कि आप बता रही हैं कि किसी राज्य के साथ इस तरह के अपराध को नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन हाल ही में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी खुद को हिंदू पार्टी बताती है और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करती है। आपको नहीं लगता है कि इस तरीके से टिप्पणी करना धर्म को लेकर वहां पर वो उचित आपको लगता है? मुझे ऐसा हैरानी होती है कि अगर कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के वो नेता, और खासतौर से राहुल गांधी जी अगर कोई बात करते हैं धर्म से संबंधित, तो उसको मीडिया बहुत बड़ा इशू बनाती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगभग रोज सुबह से लेकर शाम तक हर मुद्दे को धर्म से जोड़ती है, और उस पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जाता है। तो ये मुझे लगता है मीडिया को सोचना पड़ेगा कि ये जो बाइसिज्म है रिपोर्टिंग का, ये कैसे दूर होगा। राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं, धर्म से रिलेटेड क्या कह रहे हैं, चाहे वो वैष्णो देवी जाए या वो महिला कांग्रेस के सम्मेलन में कुछ कहें, उसको तुरंत मीडिया उस पर सवाल करती है, उस पर टिप्पणी करती है। मगर सुबह से लेकर शाम तक जो धर्म की बात करते हैं, वो महिलाओं पर कितना अत्याचार देखते हुए मौन रहते हैं, इस पर कोई प्रश्न नहीं होता। योगी जी अपने आप को योगी कहते हैं, और योगी का मतलब भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में वो व्यक्ति है जो कि ये पूरी सामाजिक जो लोभ प्रतिलोभ होते हैं उनसे ऊपर उठकर होता है, और वो समाज को एक संत की दृष्टि से देखता है और उसको उसका उसका कार्यभार करता है। मगर मैं बहुत अफसोस के साथ कहती हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, वहां पर जो योगी जी बैठे हैं, वो महिलाओं के ऊपर अपराध होता है तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, बल्कि वो गाय, भैंस, लड़की, महिला को एक ही जुमले में कहते हैं कि आज उनको उठाने की किसी की हिम्मत नहीं है। तो उस पर प्रश्न उठना चाहिए। धर्म एक आस्था का प्रतीक है, और ये व्यक्तिगत राय होती है कि कौन क्या कहता है और धर्म को किस परिप्रेक्ष्य में देखता है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने क्या कहा है उसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखते हुए मीडिया को कभी कभार भाजपा से भी पूछ लेना चाहिए कि धर्म के आड़ में वो जिस तरह से हरकतें कर रहे हैं और मौन रखते हैं, खासतौर से महिलाओं के प्रति जो भी होता है। देखिए, महिलाओं को देवी बनने की जरूरत नहीं है। अक्सर मैंने देखा है, और खासतौर से भाजपा के अगर किसी आप मीटिंग में देखिए, चाहे महिलाओं की हो, तो वो महिला को देवी बनाकर और उसके बाद उसका मतलब बिल्कुल देवी कह दिया, और उसके बाद फिर आप उसके साथ कुछ भी कर लीजिए। तो ऐसा नहीं होता है। धर्म आस्था का प्रतीक है, हमारा व्यक्तिगत राय होती है। मगर जब राजनेता कोई ऐसी बात करता है तो फिर भाजपा को भी उतने ही प्रश्न चिन्ह लिखने चाहिए जितना कि आप लोग कांग्रेस पार्टी पर जी, लगाते लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन की बात मुझे लगता है नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि दिन भर बीजेपी धर्म से जोड़ते हुए बातों को करती है,
तो यहाँ पर आईएनसी को एज अ रिस्पॉन्सिबल पार्टी की तरह अपने शब्दों पर ध्यान रखना चाहिए और एक जिम्मेदार पद पर होते हुए राहुल गांधी को उसको धर्म से अलग रखना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल मुझे लगता महिला है सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें धर्म, जाति या कोई भी चीज आना ही नहीं चाहिए किसी भी वक्तव्य में। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि महिला सुरक्षा से रखते हुए, जोड़ते, संबंधित करते हुए राहुल जी ने ये बात नहीं कही, मैं उसी वक्त वहां पर थी। दूसरी बात, आईएनसी जिस जिम्मेदारी के साथ महिला सुरक्षा को लेकर काम करती चली आई है, ये जग जाहिर है, इसको कहने की बात नहीं है। निर्भया के साथ जब हुआ था तो देश के प्रधानमंत्री से लेकर तब दिल्ली की मुख्यमंत्री तक हर तरह से पूरी तरीके से उनके साथ खड़े हुए थे। और निर्भया फंड की चाहे बात हो, चाहे जस्टिस वर्मा कमेटी की गठन की बात हो, और उसके निर्भया कांड के बाद जिस तरह से दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार को लोगों ने नकारा था, उसके बावजूद हमारे नेता राहुल गांधी जी निर्भया की माता जी और उसके भाई के साथ खड़े रहे और खामोशी से खड़े रहे, किसी बात का प्रचार नहीं किया, और जो जितना जी। सशक्त उस परिवार को कर सकते थे वो किया। तो ऐसी पार्टी के ऊपर ये आरोप प्रत्यारोप लगाना बिल्कुल निराधार है, गलत है। महिलाओं का जितना सम्मान, चाहे राजनीतिक पार्टी के भीतर, अपनी पार्टी के भीतर, मैं बहुत गर्व के साथ ये कह सकती हूँ, जितना कांग्रेस में है किसी और पार्टी में नहीं है। और महिलाओं के सम्मान के लिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लड़ती चली आई है, चाहे हमारी नेता सोनिया गांधी जी हो, चाहे हमारे नेता राहुल गांधी जी हो, या बाकी जितने भी वरिष्ठ नेता हो, 33% आरक्षण बिल की भी बात सोनिया गांधी जी ने की थी, उसको राज्यसभा में पारित भी उन्होंने ही कराया था। ये अपने मैनिफेस्टो में 33% आरक्षण की बात करते हैं, मगर उसको क्रियान्वित कभी नहीं करते हैं। निर्भया फंड का गठन हुआ था, उसको क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी इनकी थी, क्योंकि उसके फौरन बाद इनकी सरकार बन गई थी। 7 साल में इन्होंने क्या किया है, इनसे पूछना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने मात्र से बेटियां नहीं बचती हैं। बेटियों को बचाने के लिए एक प्रॉपर प्रोग्राम बनना चाहिए, उस प्रोग्राम पर क्रियान्वयन होना चाहिए, मगर वो भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है ये बार बार उस पार्टी को कटघरे में खड़ा करना जो अभी सत्ता में नहीं है केंद्र में, ये गलत है। जो केंद्र में है, जिसके पास इस वक्त पूरी पावर है, प्रश्न उसी से किए जाएंगे। जब केंद्र में कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी तो हमसे प्रश्न किए जा रहे थे। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो प्रश्न भी हम उनसे कहेंगे। 7 महिला मंत्री होने के बावजूद अगर संसद में, हमारे संसद के पटल में महिलाओं के मुद्दे महिला मंत्री नहीं उठा रही हैं, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है, एक महिला होने के नाते शर्म की बात है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न जिस पार्टी को इस समय लोगों ने अपना अपना भरोसा देकर सत्ता में बिठाया है, उससे पूछने की जरूरत है। जी, शमीना जी, आप बता रही हैं कि इतने सारे अपराध जो होते हैं उस पर कहीं न कहीं हमें योजनाबद्ध तरीके से काम करने की ज़रूरत है। हम सभी जानते हैं कि अगर महिलाओं को सुरक्षित रखना है तो उन्हें शिक्षित करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना बहुत ज़्यादा अहम है। आपके हिसाब से क्या कुछ योजनाबद्ध कुछ ऐसे तरीके होने चाहिए जिसके ज़रिए हम समाज में महिलाओं की स्थिति को और बेहतर बना सकते हैं? देखिए, इसमें 3 लेवल पर काम करने की ज़रूरत है, और जो पहला लेवल है जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हमारे समाज में हम महिला अपराध या महिलाओं के सम्मान की जब बात करते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि हम महिलाओं से ही करते हैं। तो जी। ये डायलॉग जो है वो हमें पुरुषों से करना पड़ेगा, और ख़ास तौर से यंग पीपल से करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 40-45 साल की उम्र के किसी भी आदमी या औरत से अगर आप से कहेंगे कि अपनी मानसिकता बदले तो बड़ा मुश्किल होता है। तो हमें यंग इम्प्रेशनेबल माइंड्स 14 साल से लेकर 28-25 साल तक के युवाओं के साथ, खासतौर से लड़कों के साथ काम करना पड़ेगा, और हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि महिलाओं के प्रति हमारा असम्मान, या हम किसी भी किस्म की अगर ऐसी कोई भी छोटी सी छोटी हरकत होते हुए भी देखते हैं, करना दूर की बात है, तो हमारी वहां पर बोलना जरूरी है। तो दैट मीन्स वी हैव टू एजुकेट अवर बॉयज। हमें अपने लड़कों को, अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले 5 से 7 साल बाद यही लोग बॉसेस होंगे, यही लोग हस्बैंड्स होंगे, यही लोग समाज की आधी जी, जी। आबादी ये भी है। तो इनकी ही जिम्मेदारी बनती है कि दूसरी आधी आबादी को वो समाज में सम्मान दें। उसके ऊपर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के लिए जब किसी क्षेत्र में अपराध होता है, मैं मानती हूँ कि पुलिस 24 घंटे किसी के भी मकान में या घर में या मन में नहीं झांक सकती है कि कहाँ कौन अपराधी कौन सा अपराध करने जा रहा है। मगर ये भी सत्य है कि पुलिस के पास ऐसा सूचना तंत्र होता है जिसमें उनको अपनी बीट ऑफिसर होता है, उसको अपने क्षेत्र में, क्षेत्राधिकारी को, सीओ को पता होता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपराधिक मानसिकता के हैं, जो इस किस्म से बेजा हरकत कर सकते हैं। और अगर उनकी मैपिंग की जाए, उन पर नजर रखी जाए, तो बहुत बहुत हद तक इस समस्या का हल हो सकता है। और जी। इसी से संबंधित एक बात और है कि जिस
क्षेत्राधिकारी, जिस सीओ सर्किल के ऑफिसर के क्षेत्र में अगर कोई महिला के खिलाफ अपराध होता है, खासतौर से बलात्कार जैसा जघन्य अपराध होता है, इमीडिएटली वहां के सीओ को सस्पेंड कर देना चाहिए। आप देखिए, अगर प्रशासनिक तौर पे इस किस्म की कार्यवाही होगी तो अपराधी से ज्यादा पुलिस इस बात को लेकर डरेगी कि अगर हमारे क्षेत्र में कोई ऐसी घटना हो जाएगी तो हमारे ऊपर कार्यवाही होगी। अभी क्या है कि कई बार राजनीतिक प्रेशर चलते, कई बार और बहुत सामाजिक ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर काफी ज्यादा वैभव होता है, उनके प्रेशर के चलते पुलिस अपना काम नहीं करती है। तो जी, जी। इसीलिए मुझे लगता है इसका एक क्यूमुलेटिव एक्शन और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। और उससे भी ज्यादा जरूरी और बड़ी बात है, मीडिया समय समय पर मुद्दे उठाता है महिला बलात्कार के। ठीक है, अगर मैं मान सकती हूँ कि मुख्यमंत्री या होम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री जी के पास रोज समय नहीं है कि वो महिलाओं के लिए एक संदेश दे दे या समाज को बेहतर बनाने के लिए एक संदेश दे दें, मगर कम से कम अपनी मन की बात जब करते हैं रेडियो पर या वैसे कभी भाषण में बात करते हैं तो ये संदेश तो देना चाहिए कि महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं होना चाहिए। और जी। उससे ज्यादा जरूरी बात है कि अगर कोई अपराध हो जाए तो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, अगर उसने गलत किया है तो ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी अगर ये संदेश देने लगे कि ये गलत हुआ है और अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, तो मुझे लगता है इसका बहुत रिपल इफेक्ट होगा समाज पे, प्रशासन पे, शासन पे। हर व्यक्ति को लगेगा कि देश का मुखिया या प्रदेश का मुखिया अगर इस बात को कह रहा है तो गलत है। और इसमें बहुत बड़ी भागीदारी गवर्नर्स की भी होती है। हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, महिला गवर्नर है, ये गर्व की बात है, हम महिला हैं इसलिए गर्व की बात है कि एक महिला गवर्नर है। मगर अगर महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं, उनका एक वक्तव्य प्रशासन को बहुत बहुत ज्यादा सतर्क कर देगा और जी। समाज को सचेत कर देगा। मगर ऐसा कभी वक्तव्य आता नहीं है, तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। जी, शमीना जी, महिलाओं से जुड़े अपराध तो आए दिन होते रहते हैं और कहीं न कहीं हम देखते हैं कि इसकी बीज कहीं हमारे घर से ही पड़ती है। हम जिस तरीके से शिक्षा देते हैं पुरुषों को या जिस तरह के परिवेश में पलते हैं, कहीं न कहीं उनके दिमाग में एक महिलाओं को दूसरा दर्जा देने वाली मानसिकता पैदा हो जाती है। घरेलू हिंसा भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इन सभी विषयों पर हम आगे भी आपसे चर्चा करने चाहेंगे, लेकिन आज के इस अंक के लिए आपने जितना कुछ हमें बताया, जितनी जानकारी दी और इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।